हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम बात करेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस की। सेक्शन 6 से 52A के अंदर जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं आईपीसी में। जनरल एक्सप्लेनेशंस का बेसिकली मतलब होता है डेफिनेशंस क्या है। यूजुअली आपको एक्ट्स के अंदर सेपरेट प्रोविजन मिलता है। जैसे हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसके अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। वेरेज आईपीसी के अंदर सेपरेट चैप्टर बना हुआ है डेफिनेशंस के ऊपर, और जो भी डेफिनेशंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वो सारी डेफिनेशंस सिर्फ आईपीसी पे ही लागू होती है स्पेसिफिकली। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आईपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफेंस होता क्या है, ऑफेंसेस की स्टेजेस क्या होती है, प्रीलिमिनरी प्रोविजंस को हमने पढ़ा था कि एक्सटेंट क्या है, इंटर टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है आईपीसी का, उसे हमने देखा था। और आईपीसी स्पेशल लोकल लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। तो आज हम देखते हैं कि जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं। सेक्शन 6 से 52A के अंदर आपको जनरल एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, जनरल डेफिनेशंस मिलती है। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 के साथ में। तो इसमें बात की गई कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का हम पार्ट पढ़ेंगे सेक्शन 76 से 106 के अंदर, जो होता है चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। तो उसके अंदर जो भी बात की गई है दैट शेल प्रिवेल ओवर द डेफिनेशंस। दैट इज वहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हम सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि एनी एक्ट दैट इज कॉन्ट्ररी टू इंडियन पीनल कोड इज एन ऑफेंस। जनरल एक्सेप्शंस में एक आपको सेक्शन 82 मिलता है, जहाँ पे बात की जाती है अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस करता है, जिसे हम डोली इनकेपेक्स कहते हैं, तो वो लायबल नहीं होता है। वेरेज ऑफेंस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी एक्ट जो वायलेट करता है इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन, वो ऑफेंस होता है। जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं उस डेफिनेशन के लिए भी एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, और देयरफॉर हम ये पढ़ते हैं कि डेफिनेशन जो होती है दे शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस, जो कि हमको मिलते हैं 76 से 106 में। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है। सेक्शन 7 बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन की। तो जैसा कि हम सेंस ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज जो भी एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर, और वो आगे जाकर एक्ट के अंदर कहीं और भी इस्तेमाल किया गया है वही टर्म, तो उस टर्म का मीनिंग वही होगा जो हम सेंस ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 24 में, जहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि ऐसा कोई भी एक्ट जो रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए किया जाता है उसे हम डिसऑनेस्टली कहते हैं। सेक्शन 378 के अंदर वहीं पे आप पढ़ेंगे कि थेफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसमें कहा गया कि कोई भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया जाए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी को मूव किया जाए तो उसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे कहता है कि जो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन 24 में, उसका मीनिंग होगा जो सेक्शन 378 में डिसऑनेस्टली है उसके साथ में। फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 378 में आपने डिसऑनेस्टली पढ़ा, उस डिसऑनेस्टली से हम क्या इंप्लाई करेंगे, ये इंप्लाई करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी मूव की गई है वो रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए मूव की गई है, रॉन्गफुल गेन कॉज करने के लिए मूव की गई है। तो ये होता है सेक्शन 7। सेक्शन 8 बात करता है जेंडर की। तो जहाँ कहीं पर भी ही यूज़ किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, तो वो पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। ठीक है। नंबर की बात की जाती है सेक्शन 9 में। तो अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड, जहाँ पर सिंगुलर टर्म यूज किया गया है रिप्रेजेंटिंग अ नंबर, उसे प्लूरल भी गिन सकते हो, और जहाँ पर प्लूरल रिप्रेजेंट किया गया है तो वो सिंगुलर को भी इंक्लूड करता है। तो ये सेक्शन 9। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेक्शन 10। मैन और वुमेन की बात की गई है। तो मैन और वुमेन कौन हो सकते हैं? एनी पर्सन, एनी मेल ऑफ एनी एज। वेरेज फीमेल की जहाँ पे बात करते हैं, तो वुमेन की जहाँ बात करते हैं तो फीमेल ऑफ एनी एज एज वेल। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड, अगर 7 साल से कम का बच्चा, क्या वो मैन या वुमेन की डेफिनेशन में आएगा? तो हाँ, वो बेशक आएगा, क्योंकि आप सेक्शन 10 के अंदर पढ़ते हैं मैन और वुमेन के अंदर मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 7 साल के बच्चे ने क्या ऑफेंस किया है, तो क्या वो मैन या वुमेन के अंदर आता है? तो वो बिल्कुल आता है। सेक्शन 11 की बात करी जाती है, तो उसके अंदर लिखा है कि पर्सन कौन हो सकता है। तो पर्सन इंक्लूड्स की बात यहाँ पे इंक्लूड्स टर्म ये आइडेंटिफाई करता है कि नॉट एग्जॉस्टिव है, जो क्लॉज है हमारा एग्जॉस्टिव नहीं है, सभी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो देयरफॉर इसमें लिखा है कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन की बात करता है, तो ज्यूरिस्टिक अगर कोई आइडेंटिटी होती है उसे भी हम पर्सन कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी इंक्लूडेड होता है। ऑल्दो आपको डेफिनेशन में नहीं मिलता है, पर नेचुरल पर्सन भी हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप और मैं नेचुरल पर्सन है, तो हम भी पर्सन की डेफिनेशन में बट ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। सेक्शन 12 पब्लिक की बात करता है। तो यहाँ पे बात की जाती है एनी क्लास और एनी कम्युनिटी ऑफ पब्लिक। जो भी रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनी क्लास या कम्युनिटी को, तो उसे हम पब्लिक के रूप में गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे जैन, तो जैन भी एक पब्लिक के रूप में अगर इकट्ठा होते हैं कहीं पे, तो उन्हें भी एक कम्युनिटी के रूप में पब्लिक कहा जाएगा। सेक्शन 13 है, क्वीन की बात करता है। तो ये रिपील प्रोविजन है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14 के अंदर आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड है, अपॉइंटेड है या कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू कैसे? जब ये एक्ट बना था 1860 के अंदर, तो उस समय कोई भी व्यक्ति अगर
गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंडर कंटिन्यू कर रहा था तो उसे हम कंटिन्यूड में गिनेंगे। अपॉइंटेड, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उसे वहाँ पे आपने अपॉइंट किया डायरेक्टर को तो उसे अपॉइंटेड कहेंगे। और वहीं पे अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वर्क फोर्स जो है उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, तो वो वैसे एम्प्लॉयड कहलाएगी। तो कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड तीनों को ही हम अंडर द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। 15 ब्रिटिश इंडिया, 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्हें रिपील किया गया क्योंकि अब ब्रिटिश इंडिया को हम कंसिडर नहीं करते हैं। सेक्शन 17 की बात होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या हो सकती है? गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये होता है गवर्नमेंट। 18, अब 18 के अंदर बात की जाती है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। तो इंडिया मीन्स द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको डेफिनेशन में लिखा मिलेगा कि एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, पर सिंस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुका है तो इट इंक्लूड्स द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ये आपका सेक्शन 18 इंडिया की टेरिटरी की बात करता है। सेक्शन 19 और 20 अब दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं। 19 बात करता है कि जज कौन होता है और 20 बात करता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। तो जज कौन होता है? जज ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बाय लॉ डेजिग्नेट किया गया हो एज अ जज, जो हमारा पहला पॉइंट है, पर्सन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। दूसरा और कौन जज हो सकता है? तो एनी पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। अब डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है? डेफिनेटिव जजमेंट ऐसा जजमेंट होता है दैट विल ऑपरेट, जो लीगली बाउंड होगा, लीगली फॉलो करना होगा, अनलेस उसे किसी अपील के थ्रू बदला जाए सुपीरियर कोर्ट द्वारा या फिर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया जाए। और अगर अपील के अंदर उसे कंफर्म कर दिया जाता है अगेन, तो वो फिर से डेफिनेटिव जजमेंट बन जाता है। तो ये होता है आपका डेफिनेटिव जजमेंट। बेसिकली हर कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट एक डेफिनेटिव जजमेंट होता है, अनलेस उसे मॉडिफाई या ऑल्टर किया जाए अपील के द्वारा, रिविजन या रिव्यू के द्वारा। रिव्यू CRP क्या क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आपको नहीं मिलता है, सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में होता है। अब तीसरा कौन हो सकता है जज? हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। अब जहाँ कहीं पर भी हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, तो जहाँ कहीं पर भी एक बॉडी ऑफ जजेस है, बॉडी ऑफ पर्सन्स है हु इज एम्पावर्ड टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट, तो उनमें से उस बॉडी का हर एक व्यक्ति जज हो सकता है, उसे हम जज कहेंगे। ये होता है आपकी जज की डेफिनेशन। जो अगली डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो व्हेन अ जज और सच बॉडी एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली इज एक्टिंग जुडिशियली। तो जब कभी ऐसा व्यक्ति जो जज है या फिर ऐसी बॉडी जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकती है वो जुडिशियली एक्ट कर रही है, उसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। अब जुडिशियली एक्ट करना क्या होता है? तो जुडिशियली एक्ट के अंदर दो चीज़ें आती है। पहला होता है आपको जब आप एविडेंस गैदर करते हो, जब आप एविडेंस लेते हो, तो डेट इज़ वन एक्ट। और जो दूसरी एक्ट होती है वो होती है जजमेंट देने की एक्ट, जो होती है डेफिनेटिव जजमेंट जिसे आप देते हो, तो वो जुडिशियल एक्ट होती है। ठीक है, दिस इज टू बी रेड विद सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमने कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट, जैसा कि हम सोचते हैं कि एक कमरा होता है, एक जज वहाँ पे बैठा होता है, एडवोकेट्स होते हैं, पार्टीज होती है, आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, तो ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ कोर्ट का। कोर्ट सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोर्ट के अंदर क्या होता है? जजेस, मजिस्ट्रेट लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ये आपको मिला था एविडेंस के अंदर। और वेरे सेक्शन 20 बताता है कि कोर्ट का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेट नहीं करता है। जो कोर्ट होता है वो बेसिकली तब कहलाता है जब कोई भी जज या फिर कोई भी जुडिशियल बॉडी डेफिनेटिव जजमेंट देती है, एविडेंस लेती है। अब वो कोर्ट में भी हो सकता है, वो कहीं और भी हो सकता है। अगर वो कोर्ट के बाहर भी अपनी प्रैक्टिस को ऑपरेट करते हैं तो उसे भी हम कोर्ट ही कहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल अपैरेटस। तो ये हमारा सेक्शन 19 और 20 जज और कोर्ट की बात करता है। मूविंग ऑन, जो हमारा अगला सेक्शन होता है सेक्शन 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है। वहाँ पे आपको बात की जाती है कि पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए आपको एक लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी, जिसके अंदर 12 पॉइंट्स है। जो 12 पॉइंट है वो तो राजस्थान का अमेंडमेंट है, बाकी 11 पॉइंट्स है। तो आइए हम देखते हैं कि 11 पॉइंट्स है क्या। तो सबसे पहले बात की गई कि कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर है तो वो पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद में एक ब्लॉक आता है 4 पॉइंट्स का, जिसके अंदर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से एसोसिएटेड कोई भी व्यक्ति है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाया जाता है, जिसके अंदर एक जज आता है। जज के बाद में एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल ऑफिसर के अलावा कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है ज्यूरीमैन और असेसर। तो अब ज्यूरीमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पहले ज्यूरी होती थी जिसके अंदर मेंबर्स होते थे और वो डिसाइड करते थे गिल्ट होगा या एक्विटल होगा, कन्विक्शन या गिल्ट के ऊपर वो डिसाइड करते थे। असेसर कौन होता है? तो असेसर ऐसा व्यक्ति होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है। जब कोर्ट को किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जांचना होता है तो वो एक असेसर अपॉइंट करता है जो एक एक्सपर्ट होता है वैल्यूएशन के अंदर, उसे हम असेसर कहते हैं। तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। एंड एवरी आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के अंदर अगर हम कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है तो ही इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। तो ये था आपका एक ब्लॉक 2 से लेकर 5 पॉइंट तक का। इसके अंदर जुडिशरी रिलेटेड जो भी पर्सन एसोसिएटेड है उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। अगला जो ब्लॉक होता है हमारा वो होता है 6th और 7th पॉइंट का। इसके अंदर बात की गई कि ऐसा कोई व्यक्ति हु इज एम्पावर्ड टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जैसे कि जेलर, तो वो पब्लिक सर्वेंट है जो एम्पावर्ड है किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए, 4 दीवारी के अंदर रखने के लिए एम्पावर्ड है बाय लॉ। दूसरा व्यक्ति कौन है? हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस,
जो पुलिस होती है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना, तो उन्हें भी पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो ये आपका दूसरा ब्लॉक हुआ जहाँ पे हम पुलिस की और कन्फाइनमेंट की बात करते हैं। उसके बाद में आपका आता है ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू टेक और रिसीव एनी प्रॉपर्टी। ऐसा कोई ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है प्रॉपर्टी को देना या रिसीव करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा कोई व्यक्ति, जो नवा पॉइंट है हमारा, वो बात करता है कि कोई सर्वेयर हुआ जो टैक्स असेस करता है, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। 10वां जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऑफिसर होल्डिंग ऑफिस एम्पावर्ड टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी हमारा काम होता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराना, इलेक्शन रोल बनाना, इलेक्शंस को पूरा अच्छे से कंडक्ट कराना, तो ये सब पब्लिक सर्वेंट कराता है। अब जो 11वां पॉइंट है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेक्शन 21 का। ये बेसिकली आपको बताता है कि कौन व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। तो ये जो हमारा प्रोविजन है ये एग्जॉस्टिव प्रोविजन नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोविजन जिसके अंदर सारी बातें की जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे हम एग्जॉस्टिव कहते हैं, पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है। 11वां पॉइंट जो हमारा वो ये कहता है कि एवरी पर्सन इन पे ऑफ द गवर्नमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। हर एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट के पे के अंदर है, जो पब्लिक ड्यूटी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के पे के अंदर होते हैं, वो पब्लिक ड्यूटी करते हैं, उनका काम है पढ़ाना, पब्लिक ड्यूटी होती है, वो परफॉर्म करते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हुए। सेकंड, इन सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो म्यूनिसिपैलिटी आपकी लोकल अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया, तो उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो ये आपका सबसे 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि क्या कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो अगर उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है और वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो ही इज़ अ पब्लिक पर्सन, क्या पब्लिक सर्वेंट, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जो सिर्फ राजस्थान के अंदर एप्लीकेबल होता है, इसे अमेंडमेंट के थ्रू राजस्थान के स्टेट लेजिस्लेचर ने लाया था। इसके अंदर ये बात की गई कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने में योगदान देता है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की ड्यूटी निभाता है, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट बेसिकली कौन कौन हो सकता है, सिंस वो प्रोविजन एग्जॉस्टिव नहीं था। तो एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये कहा गया था कि जो सीएम होता है ना, आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। सिमिलरली पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के केस के अंदर कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अब सीएम और पीएम जानने के बाद में आपके मन में सवाल आएगा कि जो हमारे एरिया के एमएलए हैं, क्या वो पब्लिक सर्वेंट हैं? तो प्राइम ऑफिसर तो हमें लगता है कि वो पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, पर कोर्ट ने हेल्ड किया था आरएस नायक वर्सेस एआर एंटोले के केस में कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। उसका रीजन क्या होता है कि एमएलए पब्लिक को आंसरेबल नहीं होते हैं, एमएलए अपनी पार्टीज को आंसरेबल होते हैं, देयरफॉर दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स। एएस राव वर्सेस सीएनएन कुट्टी के अंदर ये बात की गई थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और सिमिलरली ये जो लिस्ट है नॉन एग्जॉस्टिव है, ऐसे 50 केस है जिसके अंदर बताया गया कि कौन पब्लिक सर्वेंट होता है, कौन नहीं होता है। पर ये जनरल चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे इंटरव्यूज़ के अंदर भी कि सीएम पीएम अगर पब्लिक सर्वेंट है तो एमएलए क्यों नहीं है पब्लिक सर्वेंट, तो इसलिए मैंने ये केसेस को मैंशन किया था। तो ये था हमारा पब्लिक सर्वेंट का सेक्शन 21 जो डील करता था ना। मूविंग ऑन, जो अगला हमारा ब्लॉक आता है सेक्शन 22 से लेकर 29 तक का, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है। तो सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ऐसी कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप सेंस कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, टच करने पर आप उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हर कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट लैंड के बाद में आपका दूसरा एक्सेप्शन होता है थिंग्स अटैच टू अर्थ परमानेंटली, और तीसरा पॉइंट होता है आपका फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा, जिसे आप लैंड कहते हैं, दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस लैंड के ऊपर आपने घर बनाया, दैट इज थिंग्स दैट इज अटैच टू अर्थ परमानेंटली। आपका जो घर है वो ज़मीन से परमानेंटली अटैच हो चुका है, तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट आता है फास्टन टू एनीथिंग दैट इज विच इज अटैच टू अर्थ। आपके घर के अंदर जो खिड़की दरवाजे होते हैं, वॉश बेसिन हो गई, टैप्स हो गए, तो वो होते मूवेबल प्रॉपर्टी के नेचर में है, पर जब उनको आप अपने घर से जोड़ देते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो बदल जाता है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये स्क्रीन है, इसे उठा के कहीं और रखा जा सकता है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मेरे पास ये माइक है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जिस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हर प्रॉपर्टी जो इनके अलावा होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपका सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी डील करता है, उसमें भी बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सिमिलरली जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसके अंदर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। मोर और लेस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आपको यही 3 चीज़ें मिलेगी, लैंड, थिंग्स दैट आर अटैच टू अर्थ, और थिंग्स दैट आर फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। ये 3 चीज़ें, और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच थिंग। तो ये होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी समझने के बाद हम देखते हैं कि यार सेक्शन हमने डिसऑनेस्टली पढ़ा था, तो सेक्शन 23 बात करता है कि रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, वो क्या होता है? तो गेन बाय अनलॉफुल मीन्स विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। ऐसा कोई गेन जो व्यक्ति हासिल करता है
टू विच ही इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड। इसका एग्जाम्पल हम सीधा सीधा थेफ्ट्स के साथ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रोमिनेंट डेफिनेशन है डिसऑनेस्ट इंटेंशन व्यक्त करने के लिए। मैं जाता हूँ मेरे दोस्त के घर में और दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया था कि अमन जाता है नमन के घर पे, नमन वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, तो अमन उसके बुक शेल्फ में से एक बुक लेके आ जाता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसकी यहाँ पे ये होती है कि मैं बुक लाऊंगा, बुक पढ़ूंगा और बुक पढ़ने के बाद में सेकंड हैंड उसको बेच के 100 रुपये कमाऊंगा, तो उसकी इंटेंशन होती है। अब रॉन्गफुल गेन कैसे इसके अंदर इंप्लाई होता है कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, वो जो बुक थी मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने अमन के घर से उठाई नमन ने वो बुक, तो वो जो बुक मैंने अक्वायर करी है वो अनलॉफुल मीन्स के साथ गेन करी है, विच द पर्सन गेनिंग, जो मैं गेन कर रहा हूँ मैं लीगली एंटाइटल्ड नहीं हूँ उस बुक को। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस क्या है? लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड टू। अब जो अमन था जिसकी बुक मैंने ली है, तो ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट बुक, पर जब वो बुक मैंने ले ली है तो उसको उस बुक का लॉस हुआ बाय अनलॉफुल मीन्स, क्योंकि मैंने उससे लीगली एक्वायर नहीं करी, मैंने उसको उसका दाम नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो ही इज लूजिंग दैट बुक, ही इज लूजिंग द बुक टू विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा रॉन्गफुल लॉस। अब गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी रिटेन करता है या अक्वायर करता है रॉन्गफुली, तो उसको कहते हैं रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली। मैंने अमन ने नमन के घर से जो बुक अक्वायर करी उसने रॉन्गफुली अक्वायर करी, तो वो होता है अक्वायरिंग रॉन्गफुली। लूजिंग रॉन्गफुली क्या होता है? रॉन्गफुली कैप्ट आउट और डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। जब अमन ने नमन के घर से बुक ली तो उसने अमन को डिप्राइव किया उस बुक से, तो उस वहाँ पे लूजिंग रॉन्गफुली का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब रॉन्गफुली कैप्ट आउट क्या हो सकता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करता है, दूसरे की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करता है, और सामने वाला जिस व्यक्ति की वो लीगली प्रॉपर्टी है जो उसे ओन करता है, उसे उस प्रॉपर्टी के अंदर आने नहीं देता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसे कैप्ट आउट, उसे बाहर रखा जा रहा है, जो बेनिफिट्स है उस प्रॉपर्टी के उसे एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किराएदार का आप एग्जांपल ले सकते हो कि किराएदार को आपने नोटिस दे दिया कि भाई घर खाली करके आप जाओ, लेकिन किराएदार ने नोटिस के बाद में महीने भर से घर खाली नहीं किया है, तो वो अब आपको अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने नहीं दे रहा है, वो खुद पोजेशन हड़प के बैठा हुआ है, तो ही हैज केप्ट यू आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स आप एंजॉय कर सकते थे उसने उससे आपको दूर रखा है, तो डेट इज लूजिंग रॉन्गफुली। तो ये होती है हमारी सेक्शन 23 की डेफिनेशंस। अब डिसऑनेस्टली क्या होता है? तो डिसऑनेस्टली को सेक्शन 24 को 23 को साथ में ही पढ़ा जाता है। मैंने आपको थेफ्ट के एग्जांपल के साथ में इनको अच्छे से जोड़ के बताया। एनी एक्ट डन विथ इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन और रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए या फिर रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, दोनों का साथ में होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे और लिखा है ना कि एंड लिखा है। अगर एंड लिखा होता तो दोनों का साथ में जरूरी होता, दोनों का साथ में होना जरूरी होता, वेरेज अभी जरूरी नहीं है। इसका मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं? जैसे मैंने थेफ्ट का आपको एग्जांपल दिया, मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ, अगले को रॉन्गफुल लॉस हुआ। वहीं पे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं मिसचीफ का, फॉर एग्जांपल अमन ने और नमन ने एक घोड़ा खरीदा, तो अमन और नमन के बीच में झगड़ा हो जाता है और जो अमन होता है वो घोड़े को जंगल में छोड़ के आ जाता है कि जा भाग जा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि रॉन्गफुल गेन किसी भी अमन या नमन दोनों को ही कोई गेन नहीं हुआ, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी थी वो घोड़ा और उसे छोड़ने के बाद में दोनों को ही लॉस हुआ। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हमारी यहाँ पे क्या थी? तो द एक्ट वॉज डन so as to cause wrongful loss to another person, that is नमन in this instance। अमन ने ये कोशिश करी कि नमन को wrongful loss किया जाए, सिंस उसका जो इमोशनल अटैचमेंट था घोड़े के साथ में वो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब इसमें मेरा भी लॉस था, उसका भी लॉस था, पर मुझे उसे लॉस पहुँचाना था, उसे हार्म पहुँचाना था, तो मैंने ऐसा काम किया। इसे हम मिसचीफ कहते हैं। ठीक है, थेफ्ट की सेक्शन 378 में हमने पढ़ लिया डिसऑनेस्टली क्या हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन, फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं। तो फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, एन एक्ट डन विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड। ऐसा कोई एक्ट करना जिसके साथ में आपकी इंटेंशन हो डिफ्रॉड करने की। आप डिफ्रॉड कैसे कर सकते हो? तो आपके पार्ट पे डिसीट होनी चाहिए। डिसीट मतलब प्रवंचना, छल होना चाहिए आपके पार्ट के ऊपर। आपने डिसीट किया और उस डिसीट के कारण इंजरी अगर कॉज होती है तो वहाँ पे आप फ्रॉड करते हो। तो फ्रॉडुलेंटली आपको कहाँ मिलता है? सेक्शन 415 जो चीटिंग की बात करता है, वहाँ पे आपको फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन मिलती है। फ्रॉडुलेंटली का एक्सप्लेनेशन भी उसी से आपको समझ में आता है। डेलिबरेट डिसेप्शन होना चाहिए। अब डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली में डिफरेंस भी यही है कि डिसीट होनी चाहिए फ्रॉडुलेंटली में, वेरस डिसऑनेस्टली के अंदर आपको डिसीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फ्रॉडुलेंटली में इंजरी होनी भी जरूरी है, वेरस डिसऑनेस्टली में इंजरी ना हो तो भी चलता है, आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए कल्पेबल हो सकते हो। तो ये फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली का डिस्टिंक्शन था, और दोनों के अंदर फ्रॉडुलेंटली में 415 चीटिंग का केस आ जाता है, डिसऑनेस्टली में आपको 378 थेफ्ट का केस मिल जाता है। तो ये थे इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन। अब जो अगला पॉइंट आता है वो होता है हमारा सेक्शन 26, रीजन टू बिलीव। इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। ठीक है, रीजन टू बिलीव क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ को बिलीव करने का सफिशिएंट कॉज है तो उसे हम रीजन टू बिलीव कहते हैं। ये अजम्पशंस नहीं होता है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास कॉज होना चाहिए सफिशिएंट जिससे आप बिलीव कर सको। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोर्ट में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करते हो ना, तो कोर्ट अक्सर जजमेंट्स में ये लिखता है कि
ड्यू टू दिस एविडेंस बीइंग प्रोड्यूस वी हैव रीजन टू बिलीव दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो उन ऑफेंस के बेसिस पे हमारा ये रीजन फॉर्म हुआ, तो सफिशिएंट कॉज था हमारे पास बेस्ड ऑन दोज एविडेंस, और वो एविडेंस प्रोड्यूस होने की वजह से हमें ये लगा कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये होता है हमारा रीजन टू बिलीव। सेक्शन 27 बात करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपकी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में है तो यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आप ही के पोजेशन में, आप ही की प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये होता है हमारा सेक्शन 27। मूविंग ऑन, सेक्शन 28 बात करता है काउंटरफीट की। अब काउंटरफीट क्या होता है? तो कॉजिंग वन थिंग टू रिसेंबल विथ अनदर, इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग दैट इट विल लाइकली बी कॉस्ट, तो उसे हम काउंटरफीट कहते हैं। अक्सर काउंटरफीट करेंसी के केसेस आते हैं। आजकल एक टीवी सीरीज भी चल रही है फर्जी नाम की, उसके अंदर भी आप ये देखते हैं कि ऐसा नोट बनाने की कोशिश की जाती है, जाली नोट, जो ओरिजिनल जैसा दिखता है, हूबहू होता है पर ओरिजिनल नहीं होता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल विथ अनदर। जो हमने काउंटरफीट नोट बनाया उसे हमारा पर्पस है कि रिजेंबल करा सके ओरिजिनल के साथ में। ठीक है, इंटेंशन क्या होता है हमारा? इंटेंशन ये होता है कि हम डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, उस काउंटरफीट नोट को असली नोट की तरह मार्केट में चला सके। तो ये होता है काउंटरफीट का मतलब। अब इसके अंदर जो आपको एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं वो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो काउंटरफीट हो वो ओरिजिनल का हूबहू हो, एग्जैक्ट हो, रिजेंबलेंस होनी काफ़ी है। और मेरे मन में अगर लगता है, अगर मुझे वो प्रोड्यूस किया जाता है काउंटरफीट करेंसी नोट, मुझे लगता है कि भैया ओरिजिनल लग रहा है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो वो भी सफिशिएंट होता है। अगर मैं मैच करूँ और दोनों सेम ना निकले तो वो भी ज़रूरी नहीं है सेम होना। प्रिज्यूम नॉलेज बाय पर्सन। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर मैंने आपके पास से काउंटरफीट करेंसी जब्त की है तो आपके पार्ट में नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी कि आपको पता था काउंटरफीट करेंसी है, और आपको इस प्रिजम्पशन को अपोज करना पड़ेगा। इस प्रिजम्पशन के अगेंस्ट में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये जो नोट्स है मेरे पास वो काउंटरफीट है। तो ये थी आपकी सेक्शन 28 काउंटरफीट की डेफिनेशन। सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट की। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमिलर डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी मिलती है। एनी मैटर डेट विच इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। तो जिस भी डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेंटिंग अगर आप कैनवास पे कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट, अगर आपने रॉक पेंटिंग की है दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। आपके घर की एड्रेस प्लेट, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट डॉक्यूमेंट है। आप जो नोट्स बना रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कोई लेटर रिसीव हुआ है, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स का जो एम्बिट है वो बहुत ही वाइड होता है। सिमिलरली 29A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको सेक्शन 2(1)T ऑफ IT एक्ट के अंदर बताए गए हैं, और सिमिलर टू डॉक्यूमेंट उनकी भी डेफिनेशन आपको वहीं पे मिलती है। ऐसा कोई जो भी मटेरियल है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर अवेलेबल होता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। सेक्शन 30 बात करता है आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। और डॉक्यूमेंट बाय विच एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड, रिलीज्ड, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर सर्टेन लीगल लायबिलिटी और दैट ही हैज सर्टेन राइट। तो इसे हम कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग लेते हैं तो आपको एक शेयर होल्डर सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप पता पड़ता है कि इस कंपनी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग है। दैट इज उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपके जो राइट्स होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं, वो राइट्स आपके बनते हैं उस पार्टी के अंदर। तो ये होता है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपके राइट्स बन रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे विल होती है, विल के अंदर मैं किसी को प्रॉपर्टी बिक्वेथ करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जिसके थ्रू ये सब एक्टिविटीज़ होती है उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी का दर्जा देते हैं। तो ये वो आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 31 में हम पढ़ते हैं कि विल क्या होता है? तो विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन बाय द टेस्टेटर। जो विल बनाता है उसे हम टेस्टेटर कहते हैं। इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टेटर। इसके अंदर टेस्टेटर ये बताता है, जो विल मेकर होता है वो ये बताता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किस पार्टी को कितनी बिकवेत होगी और मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहता हूँ। तो वो होती है विल। अब सेक्शन 32 होता है, उसके अंदर आप पढ़ते हैं दो वर्ड्स एक्ट और ओमिशन के बारे में। तो एक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो आप वॉलंटरीली करते हो, अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, उसे आप एक्ट कहते हो। और ओमिशन, जब आप कोई काम जो आपकी लीगल ड्यूटी है उसे नहीं करते हो तो उसका मतलब होता है ओमिट करना, ओमिशन। वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट डन इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इसका एग्जांपल मैं आपको अटेम्प्ट के साथ समझाता हूँ। एक सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि ए ने बी का अटेम्प्ट किया मर्डर करने का, तो जैसे मैंने ये बोला तो आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि ए ने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से बी का मर्डर होने की सिचुएशंस बनी। अटेम्प्ट, उसने ऐसा कुछ किया। हाउएवर ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं जब ए ने ऐसा कुछ काम ना किया जो उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी, उसने ओमिट किया जिसकी वजह से बी को डेथ कॉज हो सकती थी, तो वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जेलर होता है नमन और एक प्रिजनर होता है दमन। ठीक है, तो जो जेलर होता है वो दमन के साथ दुश्मनी उसकी होती है पुरानी, और वो ये कहता है कि अब तू मेरी जेल के अंदर है,
तो अब तेरी जो देख रेख है वो मैं करूँगा और तुझे खाना नहीं मिलेगा। 5 दिन तक वो दमन को खाना नहीं प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से दमन की हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और लकीली वो बच जाता है। तो नमन के ऊपर चलता है अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। अब नमन ने यहाँ पे क्या किया होता है, ओमिशन किया होता है। ओमिशन ऐसा क्या होता है कि नमन की जिम्मेदारी होती है कि वो दमन को खाना प्रोवाइड करे, जो कि वो नहीं करता है। तो देयरफॉर अटेम्प्ट टू मर्डर बाय स्टारवेशन का केस उसके ऊपर चलता है। रीजन बीइंग ही डिड एन इलीगल ओमिशन, उसके पार्ट पे इलीगल ओमिशन था और इलीगल ओमिशन को भी हम एक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 32 आपका। सेक्शन 33 बात करता है एक्ट एंड ओमिशन डिनोट सीरीज एज वेल एज सिंगल एक्ट। एक्ट और ओमिशन की जब हम बात करते हैं तो एक एक्ट भी हो सकती है और एक सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकती है। वेयर एज ओमिशन की भी बात करते हैं तो एक ओमिशन भी हो सकता है और सीरीज ऑफ ओमिशंस भी हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन 34 ये आईपीसी का जनरल एक्सप्लेनेशंस के पार्ट का और प्रोबेबली पार्ट ए का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है, जो बात करता है कॉमन इंटेंशन की। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपको सेक्शन में मिलते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट विच इज डन बाय सेवरल पर्सन्स। क्रिमिनल एक्ट की जानी चाहिए सेवरल पर्सन्स के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट है इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, उनकी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो क्रिमिनल एक्ट की गई होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर ऐसी कोई एक्ट की गई है इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन देन ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल इन द सेम मैनर एज इफ इट वाज डन बाय हिम अलोन। हर एक व्यक्ति जो भी उस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व था वो ऐसा लायबल होगा मानो कि उसी ने ये एक्ट खुद के बेसिस पे अकेले ही कारित कर दी हो। तो ये आपको 3 पॉइंट मिलते हैं सेक्शन 34 में। अब इसमें हम देखते हैं कि एसेंशियल इंग्रीडियंट्स क्या होते हैं। तो पहला, क्रिमिनल एक्ट की जानी चाहिए, क्रिमिनल एक्ट ऑफेंस कमिट होना चाहिए। दूसरा होता है सेवरल पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स द्वारा एक क्रिमिनल एक्ट किया जाना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, दैट इज प्री अरेंज प्लान होना चाहिए या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए। प्री अरेंज प्लान कैसे हो सकता है कि नमन, अमन और दमन 3 दोस्त थे। एक दिन नमन और अमन का दमन के साथ झगड़ा हुआ और नमन और अमन ने शाम को बैठ के प्लान किया कि भाई दमन को हम सुबह उठ के मारेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। और अगले दिन सुबह 8 बजे दमन के घर के बाहर जैसे ही दमन बाहर निकल रहा होता है वो दमन की पिटाई करते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देते हैं। तो जब उनके ऊपर सेक्शन 325 का केस चलता है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, तो उसको हम 34 के साथ में पढ़ेंगे। उनको चार्ज किया जाएगा सेक्शन 325/34 विद 34 स्टेटिंग कि उन्होंने जो ये ऑफेंस किया वो कॉमन इंटेंशन के तहत किया। देयर वाज प्री अरेंज्ड प्लान। और मीटिंग ऑफ माइंड का एग्जांपल भी वहीं पे आपको मिलता है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो मीट कर रही थी, दोनों एक ही इफेक्ट पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने उसी के चलते काम किया। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने दोस्त के साथ सिटी के अंदर अपनी जहाँ पे भी आप रहते हैं अपने दोस्त के साथ कार के अंदर एक राइड पे गए हुए थे और पीछे से एक तेज़ी से बाइकर आके आपकी कार के अंदर ठोक देता है और डेंट पड़ जाता है। तो आप और आपका दोस्त, तो आप अपने दोस्त को कहते हो कि चल इसको सबक सिखाते हैं और आप अपनी गाड़ी से निकाल के दोनों उसको मारने लग जाते हो, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और ग्रीवियस हर्ट हो जाता है उसे। तो अब जब केस आपके ऊपर चलता है 325 का, तो आप दोनों के ऊपर एक ट्रायल के अंदर केस चलेगा 325 रेड विथ सेक्शन 34। रीजन बिंग जब आपने बोला कि चल इसको सबक सिखाते हैं तो आपकी उसी जगह पे उसी मौके पे एक मीटिंग ऑफ माइंड हुई, एक प्लान बना आपका, क्योंकि सिंस आपकी मीटिंग ऑफ माइंड थी वहाँ पे आपका कॉमन इंटेंशन वहाँ पे बना, डेवलप हुआ और उसके चलते आपने क्रिमिनल एक्ट किया। दैट इज इन फर्दरेंस ऑफ योर कॉमन इंटेंशन। चल उसको सबक सिखाते हैं, आपने कॉमन इंटेंशन फ्रेम करी और फिर जाके क्रिमिनल एक्ट किया, आपने उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया। तो डेट इज, और सेवरल पर्सन्स थे तो आप 2 लोग या 2 से ज़्यादा थे तो 2 लोग थे, तो यहाँ पे दोनों आपके क्राइटेरिया मीट हो गए। तो आपको ऐसे पनिश किया जाएगा कि मानो आप ही ने वो एक्ट कारित किया हो। आपको भी 325 की सज़ा मिलेगी, आप 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, वहीं पर आपके दोस्त को भी 325 के अंदर 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो ये होता है हमारा सेक्शन 34। देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया आप और आपके दोस्त का, उससे पहले नमन और अमन का जिन्होंने दमन को मारा होता है, तो इसके अंदर नमन और अमन और आपका और आपके दोस्त के पार्ट के ऊपर एक्टिव पार्टिसिपेशन था। दैट इज आपका दोस्त और आप, नमन और दमन, चारों के चारों लोग अपने अपने केसेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व थे, कुछ एक्ट किया था आपने, आपका पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया तो 325 के अंदर आपको चार्ज किया जाएगा। 325 रेड विथ सेक्शन 34। रेड विथ क्यों? क्योंकि ये अलग से सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। जैसे ही वहाँ पे रेड विथ सेक्शन 34 आएगा ना, तो जज को पता पड़ जाएगा कि अच्छा इन लोगों का कॉमन इंटेंशन था, इन लोगों ने वो ऑफेंस जो है साथ में कमिट किया है और इन दोनों को सजा कैसे हो सकती है कि मानो उन्होंने वो अकेले ही ऑफेंस को कमिट किया होगा। तो ये होता है रूल ऑफ एविडेंस है आपका, सब्सटेंटिव ऑफेंस अलग से सेपरेटली नहीं बनाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है मर्डर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो अगर आप कोई फर्दरेंस, कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई मर्डर भी कमिट कर देते हो तो 302 का ऑफेंस आपके ऊपर लगेगा, रीड विथ सेक्शन 34। सेक्शन 34 का चार्ज कैसे बनता है? तो वो ऐसे होता है सेक्शन 302/34।
रॉबरी डकैती के जो केस होते हैं उनके अंदर जब आप चार्ज फ्रेम करते हो तो चार्जेस ऐसे ही फ्रेम होते हैं कि सेक्शन 396 में अगर आप डकैती के लिए चार्ज कर रहे हो तो सेक्शन 396 / सेक्शन 34, 5 या 5 से अधिक लोग अगर रॉबरी कमिट करते हैं डकैती होती है, और डकैती को आप सेक्शन 34 के साथ में पढ़ते हो और सेक्शन 34 के साथ में उसका चार्ज बनता है। तो ये थे कॉमन इंटेंशन के आपके पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स थे? क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उन सभी के व्यक्तियों के पार्ट पे, और अगर ये सब क्राइटेरिया मैट होते हैं तो पांचवा आपका पॉइंट होता है कि ऐसे पनिश किया जा सकता है कि मानो आपने वो एक्ट अकेले खुद ही किया हो। तो ये होते हैं आपके पॉइंट्स कॉमन इंटेंशन को लेके। अब इसके ऊपर केसेस क्या है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं इसके। पहला है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, 1925 का केस है। इसके अंदर ये बात की गई थी कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान। प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान नहीं भी हो तो भी मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए। जैसा कि दोनों केसेस दोनों एग्जांपल्स में था, नमन और अमन के बीच में था, आपके और आपके दोस्त में था, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स थी कि जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा सेम इंटेंशन है, एक आपकी शेयर्ड इंटेंशन थी, दैट इज आप दोनों का सिमिलर सेम ही इंटेंशन था, आप दोनों वही काम करना चाहते थे और आपने उस इंटेंशन को शेयर किया कि हाँ भाई हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इट इज नोन एज द पोस्ट मास्टर मर्डर केस। तो प्री के अंदर पूछा जाता है कि विच केस इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट मास्टर मर्डर केस, तो बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस होता है। इसके अंदर पोस्ट मास्टर की हत्या कर दी गई होती है मल्टीपल लोगों के द्वारा। तो ये होता है केस बरेंद्र कुमार घोष का। अगला केस है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, वो होता है 1945 का केस। इस केस के अंदर आपको कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के अंदर डिफरेंस बताया था। कॉमन इंटेंशन के अंदर जो आपकी इंटेंशन होती है वो शेयर्ड इंटेंशन होती है, दो लोगों के बीच में एक इंटेंशन को शेयर किया जाता है। वेयर सिमिलर इंटेंशन के अंदर दो लोग एक्ट तो सेम ही करते हैं लेकिन जो उनकी इंटेंशन होती है वो शेयर्ड नहीं होती है। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय 2 or more persons आफ्टर फॉर्मिंग अ प्री अरेंज्ड प्लान, इट इज कॉमन इंटेंशन। शेयर्ड इंटेंशन होनी चाहिए। वेयर अगर प्री अरेंज्ड प्लान नहीं होता है, कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होती है, तो उसे हम सिमिलर इंटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 अप्रैल की रात को 10 बजे नमन और अमन दोनों दमन के घर पे चोरी करने जाते हैं। तो पहले केस में तो ऐसा होता है कि नमन और दमन दोनों टीम अप करके विद कॉमन इंटेंशन जाते हैं कि भाई मैं गेट पे खड़ा रहूंगा और तू चोरी करना, तो वो चोरी करने जाते हैं। तो इसके अंदर सेक्शन 34 लागू होता है, ये बताते हुए कि इन दोनों की शेयर्ड प्री अरेंज प्लान था, शेयर्ड इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। वहीं पे दूसरा केस होता है नमन और अमन दमन के घर पे चोरी करने जाते हैं, 10 बजे का ही टाइम लेते हैं, पर दोनों के बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती है। नमन शहर के एक कोने से आता है, अमन शहर के दूसरे कोने से आता है, और दोनों ने रैंडमली प्लान किया होता है और कोइंसिडेंस ऐसा बैठता है कि दोनों ने एक ही दिन एक ही टाइम को प्लान किया होता है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और उस चोरी के दिन ही एक दूसरे को मिलते हैं और वहीं पे उन्हें धर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो जब कोर्ट में केस जाता है तो पता पड़ता है कि इनकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी, इनको साथ में ट्राई नहीं किया जा सकता, इनकी सिमिलर इंटेंशन थी, दैट इज इनकी इंटेंशन थी थेफ्ट कमिट करना, सिमिलर इंटेंशन थी पर कोई शेयर्ड इंटेंशन नहीं थी। देयरफॉर इनको साथ में ट्राई नहीं किया जा सकता और इनको कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के अंदर डिफरेंशिएट करके अलग अलग ट्राई किया जा सकता है। तो ये आपको बताया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में। फिर एक पॉइंट आता है, इस केस का पॉइंट नहीं है ये, दैट इज ओनली 1 person मे बी कन्विक्टेड इफ अदर्स रिमेन अननेम्ड। तो क्या होता है कि कॉमन इंटेंशन के अंदर आपने पढ़ते हो कि क्या एक व्यक्ति को भी सजा दी जा सकती है, तो हाँ दी जा सकती है। जब मल्टीपल अक्यूज्ड पर्सन है लेकिन आप मल्टीपल अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो, आपके पास में अभी सिर्फ एक ही अक्यूज्ड पर्सन है जिसे आपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसको भी आप सजा दे सकते हो सेक्शन 34 के साथ में पढ़ते हुए। अगर बाकी जो व्यक्ति है उनको आपने कन्विक्ट किया है, उनके खिलाफ आप केस चला रहे हैं लेकिन वो अननेम्ड एंड आइडेंटिफाइड है, तो जैसे ही वो आइडेंटिफाई होंगे आप उनको भी कन्विक्ट कर सकेंगे। तो ये होता है कि ओनली 1 person मे बी कन्विक्टेड। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है सेक्शन 34 और सेक्शन 145 में डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 134 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, वेयर सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो हमने सेक्शन 34 तो पढ़ लिया अच्छे से। अब 149 क्या कहता है, तो 149 कहता है वेयर एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, 5 या 5 से अधिक लोगों की कोई असेंबली होती है जिसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, वो सेक्शन 141 के अंदर जो भी पॉइंटर्स दे रखे हैं आपको 5, वो होता है उसका अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट। तो जब आप सेक्शन 141 खोलेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर होता है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए ओवरऑ करना, दैट इज ओवरथ्रो करना या फिर एजिटेट करना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, ये बात हुई। क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हुए किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ काम करने के लिए बाध्य बनाना जो वो करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, ये होते हैं आपके 141 के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर अनलॉफुल असेंबली का ऐसा कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत कोई ऑफेंस किया जाता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, उसी कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में, सच मेंबर्स न्यू दैट द ऑफेंस वाज लाइकली टू बी कमिटेड, और ऐसे मेंबर्स को ये नॉलेज थी कि अगर हम इस असेंबली का पार्ट बनेंगे तो ऐसा ऑफेंस कारित किया जा सकता है, तो देन ईच ऑफ सच पर्सन प्रेजेंट शैल बी लायबल फॉर द ऑफेंस। देन ईच ऑफ सच पर्सन, हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे मौजूद था वो लायबल होगा ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल
आप 100 लोगों की भीड़ का एक हिस्सा है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक लॉ आने वाला है कंट्री के अंदर, और आप उसके अगेंस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पुलिस वहाँ पे तैनात होती है और आपकी मुठभेड़ हो जाती है पुलिस के साथ में, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट होती है वो वायलेंट हो जाती है और वो राइट का एक फॉर्म ले लेती है, और आप ये जानने के बाद में भी कि अब ये सब वायलेंट हो चुका है उस असेंबली का हिस्सा बने रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है उस राइट के दौरान, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी शॉप्स वगैरह को नुकसान पहुँचाना, पुलिस को हर्ट कारित करना, उनको चोट पहुँचाना, तो अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस किया जाता है आपके कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में, तो आप में से हर एक व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए लायबल होगा। रीजन बीइंग सच मेंबर्स न्यू दैट द ऑफेंस वाज लाइकली टू बी कॉज्ड। रीजन बीइंग आप में से हर एक व्यक्ति को पता था कि अगर वायलेंट हो रहा है, जो हमारा प्रोटेस्ट है जो राइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको नुकसान होना बनता है, जो व्यक्ति है उनको हर्ट हो सकता है, तो आपको नॉलेज थी और आप इसके अंदर लायबल होंगे। अब डिफरेंस क्या है सेक्शन 34 और 149 के? तो सेक्शन 34 रिक्वायर्स 2 और मोर पर्सन्स, वेयर इज 149 जो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है वहाँ पे 5 या 5 से अधिक पर्सन होने की आवश्यकता होती है। पहला डिफरेंस। सेक्शन 34 रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसा कि हमने पढ़ा था एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो भी लोग होते हैं उनके पार्ट पे, वेयर इज 149 के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज कि ऐसा ऑफेंस कारित हो सकता है वही काफ़ी होता है। सेक्शन पार्ट 3 जो हमारा डिफरेंस है वो क्या कहता है? सेक्शन 34 इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, दैट इज सेक्शन 34 सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। जो सब्सटेंटिव ऑफेंसेस होते हैं जैसे 302, तो उनके साथ में उसे पढ़ा जाता है 302/34 करके, वेयर इज 149 इज अ सेपरेट ऑफेंस। तो सेक्शन 149 जो होता है वो सेपरेट ऑफेंस ही है, खुद में एक ऑफेंस होता है। सेक्शन 34 रिक्वायर्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, वेयर इज सेक्शन 149 डज नॉट रिक्वायर इट। सेक्शन 34 के अंदर प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, शेयर्ड इंटेंशन होनी चाहिए। सेक्शन 149 के अंदर शेयर्ड इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा कोई ऑफेंस हो सकता है और उनमें से कोई एक व्यक्ति ऑफेंस कर लेता है तो आप लायबल होंगे। तो ये था सेक्शन 149 और सेक्शन 34, और सेक्शन 34 और 149 के बीच के डिफरेंसेस। अब अगर इनको हम और अच्छे से कवर करेंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे हम छोटा, जिसमें आपको और अच्छे से केसेस के साथ में अगर इनके बीच के कोई डिफरेंसेस समझने तो वो हम समझा देंगे। पर फॉर द टाइमिंग डेफिनेशन क्लॉज समझने के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सेक्शन 34 और 149 के लिए आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। मूविंग ऑन, जो हमारा अगला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 35। वो बात करता है कि व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। जब कोई आप एक एक्ट करते हैं तो उसके अंदर मेंस रिया प्रेजेंट होता है, जब नॉलेज या इंटेंशन प्रेजेंट होती है तभी आप उसकी लायबिलिटी क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 लोग थेफ्ट करने जाते हैं और 2 लोगों को ये नॉलेज होती है कि हम जो करने जा रहे हैं वो डिसऑनेस्टली हम किसी की प्रॉपर्टी उससे लेने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन है और उस क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से ही हमारी लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है। अगर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के घर गया और उसके वहाँ से एक पेन मैंने लिया और वो मेरी जेब में चला गया, कुछ मैंने साइन वाइन करने के लिए पेन लिया था और मैंने अपनी जेब में रखा और मैं भूल गया और उसे अपने घर लेके चला गया, तो यहाँ पे मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उस पेन को चोरी करना है, उठा के ले जाना, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। वेयरएज मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन होता उस पेन को ले जाने का तो वहाँ पे लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती। तो ये था सेक्शन 35। सेक्शन 36 कहता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन टू बी कंसिडर्ड सेम ऑफेंस। जब कोई इफेक्ट एक्ट और ओमिशन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है तो उसे सेम ही ऑफेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉज्ड बी's डेथ पार्टली बाय बीटिंग एंड पार्टली बाय स्टारवेशन। नमन और अमन, जेलर वाला केस ले लेते हैं फिर से। नमन जेलर होता है, अमन जो होता है प्रिजनर होता है। तो नमन अमन से अपनी रंजिश चुकाने के लिए उसकी खूब तो पिटाई करता है, पहले हाथ पैर तोड़ता है, उसकी हालत अधमरी कर देता है और फिर उसे 3 दिन तक खाना नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी मौत का कारण होता है ग्रीवियस हर्ट, जो भी उसे चोट लगी होती है, और उसकी वजह से जो वो भूख के कारण तड़पता है वो एक और कारण होता है। तो ये पार्टली एक्ट थी आपकी, आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, और पार्टली आपके पार्ट पे ओमिशन भी था, डेट इज आपने खाना देने से ओमिट किया, वो आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपने उसे निभाया नहीं। तो ये एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, नमन के ऊपर मर्डर का केस चल सकता है। सेक्शन 37, पर्सन हु कोऑपरेट्स बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस कमिट्स दैट ऑफेंस। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो सेवरल ऑफेंसेस का एक अगर ऑफेंस फॉर्म होता है उनमें से कोई एक पार्टली भी कर देता है और पार्टली करने के बाद भी वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, कमिट होता है, तो वो पर्सन भी वैसे ही लायबल होगा। फॉर एग्जांपल, नमन अमन दमन 3 लोग थे, नमन और अमन जो 2 जेलर थे, दमन प्रिजनर था, तो नमन और अमन दोनों की दमन से झगड़ा हो रखा था पहले, तो दोनों जेलर थे सिंस, तो उन्होंने सोचा कि चल अब हम दमन को खाना ही नहीं देंगे, तो अपनी अपनी शिफ्ट्स में 12-12 घंटे की दोनों की शिफ्ट थी नमन और अमन की, और 3 दिन तक उन्हीं की शिफ्ट थी, तो उन्होंने दमन को खाना नहीं दिया, जिसके कारण स्टारवेशन से वो मर गया। तो नमन और दमन दोनों ने कोऑपरेट किया डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, तो दोनों ने अपने पार्ट पे ओमिशन किया और दोनों के ओमिशन की वजह से ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो देयरफॉर दोनों ही लायबल होंगे। सेक्शन 38 क्या कहता है? पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। एक ही क्रिमिनल एक्ट के अंदर कंसर्न वेरियस पर्सन्स जो भी है वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए भी लायबल हो सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि रवि अवि को अटैक कर देता है
बेस्ड ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अवी ने कुछ ऐसा कहा होता है, जैसे अवी ने उसको गाली दे दी होती है उसकी माँ के नाम पे, तो रवि उससे ग्रेवली प्रोवोक हो जाता है और अवी के ऊपर अटैक करने पहुंच जाता है। इसी बीच कवि, जिसकी अवी से पहले झगड़ा हो चुका था, इलविल होती है अवी के मन में, इलविल होती है कवि के मन में अवी के अगेंस्ट। तो कवि क्या करता है, वो रवि को एक चाकू दे देता है आगे से कि ले भाई चाकू ले ले। तो यहाँ पे रवि चाकू मार के अवी की हत्या कर देता है और रवि के ऊपर जब केस चलता है तो रवि क्लेम करता है कि ड्यू टू ग्रेव प्रोवोकेशन, जो 300 के अंदर हमको एक एक्सेप्शन मिलता है और जो मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करता है, ग्रेव प्रोवोकेशन के चलते मैंने अवी का मर्डर किया, तो रवि को जो है हम पनिश करेंगे कल्पेबल होमिसाइड के लिए, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसका 304 के अंदर हमको पनिशमेंट मिलता है। वेरएज तो कवि जो है, कवि का क्या गिल्ट है इस केस के अंदर, तो कवि इज गिल्टी फॉर मर्डर। कवि का इलविल था, कवि का इंटेंशन था वो मर्डर कॉज करवाना रवि के थ्रू, तो कवि की यहाँ पे जो गिल्ट होगी वो मर्डर के लिए होगी और कवि को ट्राई किया जाएगा 302 के अंदर, ना कि 304 के अंदर। तो ये था हमारा सेक्शन 38, पर्सन कंसर्न क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। हमने देखा कि एक ही व्यक्ति की हत्या में दो लोगों को अलग अलग ऑफेंसेस के लिए हमने यहाँ पे दोषी ठहराया, एक को कल्पेबल होमिसाइड के लिए और दूसरे को मर्डर के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 38। सेक्शन 39 वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जो आपने अपनी इच्छा से किया हो, उसे हम कहते हैं वॉलंटरीली। पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली इफ ही कॉजेड इट बाय मीन्स विच ही इंटेंडेड टू। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई इफेक्ट पहुंचाता है, ऐसा कोई इफेक्ट कारित करता है ऐसे किसी मीन्स के साथ में जो वो इंटेंड करता था, तो उसे हम वॉलंटरीली कहते हैं। दूसरा, और एट टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। इसका अर्थ ये है सिंपल सा कि मेंस रिया, अगर कोई भी काम करते वक्त व्यक्ति की इंटेंशन है, मेंस रिया है, नॉलेज है या इंटेंशन है या रीजन टू बिलीव है एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करने का, तो वो सफिशिएंट होगा ये दिखाने के लिए कि आप वॉलंटरीली उस एक्ट को कर रहे हो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पड़ोस में एक घर बन रहा था और घर की छत के ऊपर जब काम चल रहा था तो बहुत सारी ईंटें पड़ी थी और ईंटें नीचे लेके आनी थी। तो जो भी मजदूर थे उन्होंने नीचे सीढ़ियों से नीचे लाने की जगह सोचा कि हम ऊपर से ईंटों को फेंक देते हैं, और जैसे ही उन्होंने ईंट को फेंका नीचे, तो नीचे जो गाड़ी क्रॉस हो रही थी ईंट उसके ऊपर जा पड़ी और उसकी जो विंडशील्ड थी वो टूट गई। तो अब यहाँ पे मजदूर के पार्ट पे कोई गलती है क्या? तो इंटेंशन तो यहाँ पे मजदूर का नहीं था कि मैं उस कार का कांच तोड़ूं, पर यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था कि मेरी एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी नॉलेज थी, उसको नॉलेज थी कि अगर मैंने ईंट फेंकी और नीचे से कोई पास हो रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है तो उसको डैमेज हो सकता है। तो देयरफॉर उस मजदूर को उस एक्ट के लिए हम गिल्टी पा सकते हैं सिंस इट वाज डन वॉलंटरीली। उसने इच्छा से फेंका था, उसको नॉलेज थी इस बात की कि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। मैन इज प्रिज्यूम टू इंटेंड द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। ये प्रिजम्पशन लिया जाता है कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। तो ये होता है वॉलंटरीली की डेफिनेशन। अब सेक्शन 40 बात करता है ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताइए कि डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ऐसा कोई भी काम करना जो इंडियन पिनल कोड के अंदर आपने पनिशेबल बताया हो उसे हम ऑफेंस कहते हैं। तो ये जो जैसा मैंने आपको बताया था डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन सिर्फ इंडियन पिनल कोड तक ही अप्लाई करती है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन अदर एक्ट्स। तो ये जो ऑफेंस की डेफिनेशन है सिर्फ इंडियन पिनल कोड से डील करता है। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जो बताया है कि वायलेट नहीं होना चाहिए उसे आप वायलेट करते तो वो ऑफेंस होता है। वेयर सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी का सेक्शन 2N बात करता है कि ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन दैट इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ विच इज फॉर द टाइम बिंग इन एनफोर्समेंट। ऐसा कोई भी एक्ट जो एनफोर्समेंट में है और उसके तहत कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन आपने किया जो प्रोहिबिटेड है तो वो भी ऑफेंस कहलाता है। तो जो सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन आपको मिलती है ऑफेंस की वो थोड़ी वाइड होती है, और जब आप ऑफेंस की डेफिनेशन समझते हो तो आपको सेक्शन 40 और सेक्शन 2N को साथ में लेते हुए चलना होता है। और जब आप साथ में लेते हुए चलते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ जो आईपीसी के अंडर होता है या फिर किसी लोकल स्पेशल लॉ के अंदर भी आता है तो उसे भी हम ऑफेंस में कंसिडर करते हैं। अब स्पेशल और लोकल लॉ से अब हम चलते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 41 बात करता है स्पेशल लॉ की। अप्लाइज टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो जैसा हमने पिछले लेक्चर के लास्ट सेक्शन 5 के अंदर पढ़ा था कि इंडियन पिनल कोड है स्पेशल लॉज और लोकल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। वहाँ पे हमने देखा था कि स्पेशल लॉज और लोकल लॉज होते क्या हैं। तो सेक्शन 41 बात करता है स्पेशल लॉज की, अप्लाई टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्या हो सकता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, चेक के डिसऑनर के जो भी केसेस होते हैं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ही डील करते हो। सिमिलरली एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, अगर वहाँ पे कोई भी आप वीड अगर किसी से बरामद करते हो, कोई कोकेन या फिर कोई और टाइप्स के ड्रग होते हैं जो नार्कोटिक सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें आप बरामद करते हो तो उनका जो केस की प्रोसीडिंग्स और पनिशमेंट्स होंगे वो एनडीपीएस एक्ट के थ्रू ही होंगे। सिमिलरली पॉक्सो होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। तो अगर किसी बच्चे के खिलाफ रेप का ऑफेंस किया जाता है तो सेक्शन 376 के अंदर ट्रायल आप चला सकते हो।
हाउएवर आपको पॉक्सो के अंदर उसके लिए ग्रेवर सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आप पॉक्सो के अंदर जाके उसका ट्रायल चलाओगे, और सिमिलरली पॉक्सो के अंदर सेपरेट प्रोसीडिंग्स भी दे रखी है, तो वहाँ पे स्पेशल लॉ अप्लाई करेगा। सिमिलरली आपको लोकल लॉस के अंदर भी ऐसा ही कुछ मिलता है, ऐसा कोई एक्ट जो एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करता है उसे हम लोकल लॉ कहते हैं। लोकल लॉस क्या हो सकते हैं? रेंट कंट्रोल एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, हर स्टेट का सेपरेट होता है। लैंड रेवेन्यू कोड्स होता है कि जो भी लैंड है, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड, उनसे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो किस पार्ट से कितना रेवेन्यू होगा, उसका ओनर कौन होगा, किससे रेवेन्यू लेना है, ये सब आपको लैंड रेवेन्यू कोड में मिलता है, और हर स्टेट का लैंड रेवेन्यू कोड सेपरेट होता है। तो ये होता है लोकल लॉस। तो स्पेशल और लोकल लॉस 41 और 42 में आपको मिलता है। मूविंग ऑन, सेक्शन 43 बात करता है कि इलीगल का मतलब क्या होता है। तो एनीथिंग दैट विच इज़ एन ऑफेंस। आईपीसी के अंदर हमने ऑफेंस की डेफिनेशन देखी अभी 40 के अंदर। तो कोई भी एक्ट जो ऑफेंस है वो इलीगल है। एनीथिंग दैट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ से कोई भी विधि द्वारा वर्जित अगर कोई भी एक्ट आप करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इलीगल। ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, अगर कोई ऐसा एक्ट आप करते हैं जिससे सिविल एक्शन का ग्राउंड बनता है, दैट इज सिविल राइट्स को अगर आप ब्रीच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फॉर डैमेजेस, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, जो भी आपकी टॉर्शियस एक्ट होगी, उनके अंदर भी अगर कोई आप ऑफेंस कमिट, उनके अंदर भी अगर आप कोई एक्ट कमिट करते हैं तो वो भी आपका ग्राउंड बनता है सिविल एक्शन के लिए, तो वो भी इलीगल होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगली बाउंड टू डू? वॉट एवर इज इलीगल फॉर हिम टू ऑमिट। एक पर्सन कोई भी एक्ट करने के लिए लीगली बाउंड कब होता है? एक पर्सन कोई भी एक्ट करने के लिए लीगली बाउंड तब होता है जब इट इज इलीगल फॉर हिम टू ऑमिट दैट एक्ट। अगर वो ये एक्ट ना करे तो वो इलीगल होगा और उस बेसिस पे उसको पनिश किया जा सकता है। जैसा कि हमने नमन और दमन के केस में समझा था कि जेलर होता है, प्रिजनर होता है, तो नमन की ड्यूटी बनती है, नमन इज लीगली बाउंड टू प्रोवाइड दमन विथ फूड, लेकिन वो नहीं प्रोवाइड करता, उसको स्टार्व कर देता है जिससे उसकी मौत होती है। तो ये जो उसके पार्ट पे एक्ट था वो इलीगल था और इसके बेसिस पे उसको गिल्टी पाया जा सकता है, उसे पनिश किया जा सकता है। तो ये थी आपकी 43 के अंदर इलीगल और लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशंस। अब आप पढ़ते हैं कि सेक्शन 44 के अंदर इंजरी का क्या मतलब होता है। तो इंजरी का मतलब सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं होता है, जो हमारी शरीर पे चोट लगती है सिर्फ वही नहीं होता है। इंजरी का मतलब होता है एनी हार्म दैट विच इज इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, दैट इज फिजिकल, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी का आप समझते हैं फिजिकल हर्ट हो गया। माइंड के अंदर क्या होता है कि जो भी एगनी आपको पहुंचती है कोई भी इवेंट होने से, कोई भी ट्रॉमा अगर आपको पहुंचता है तो वो माइंड की इंजरी में आता है। रेपुटेशन, जो भी आपकी मान हानि को कोई ठेस पहुंचती है तो वो रेपुटेशन के अंदर आती है, डेफेमेशन का केस इसके अंदर आ जाता है। या फिर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई अगर डैमेज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको घोड़े का एग्जांपल दिया था कि नमन और दमन के बीच झगड़ा होता है और दमन जो होता है वो अपन दोनों का घोड़ा बाहर जंगल में छोड़ आता है, तो वो प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो इंजरी इज इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सेक्शन 45 में लाइफ मिलती है, सेक्शन 46 में डेथ की डेफिनेशन मिलती है। इसके अंदर किसी और जैसे एनिमल की डेथ या लाइफ को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। 47 के अंदर एनिमल स्पेसिफिकली बताया क्या होता है? लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऐसा क्रीचर जो ह्यूमन बीइंग के सिवाय हो, जैसे घोड़ा, कुत्ता, कोई भी जानवर, उसे हम एनिमल कहते हैं। 48 वेसल क्या होता है? सो एनीथिंग दैट विच इज मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी का पानी के थ्रू कोई कन्वेंस करना हो, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसे वेसल कहते हैं। ईयर और मंथ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर हम कंसिडर करेंगे, सेक्शन 49 में दिया है। कहीं पर भी ईयर और मंथ की बात की गई तो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। 50 क्या बात करता है? सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब है? पोर्शन ऑफ आईपीसी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड नंबर्स, आईपीसी का कोई भी हिस्सा जो प्रीफिक्स्ड नंबर के थ्रू डिफरेंशिएट किया गया है। सेक्शन 48 वेसल की डेफिनेशन है, सेक्शन 50 सेक्शन की डेफिनेशन है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया गया है? सेक्शन 48 और 50 प्रीफिक्स न्यूमेरिकल फिगर के थ्रू ने डिस्टिंग्विश किया गया है। तो हर एक प्रोविजन को प्रीफिक्स न्यूमेरिकल फिगर के थ्रू आपने डिस्टिंग्विश किया होता है हर ही एक्ट के अंदर, तो उसे आप सेक्शन कहते हैं। 51 के अंदर बताया गया कि ओथ क्या होती है? इंक्लूड सोलेम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ और एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर पब्लिक सर्वेंट। ऐसा कोई भी जब आप एक डिक्लेरेशन देते हैं कोर्ट के अंदर कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो भी है वही आपको बताऊँगा, तो उसे हम ओथ कहते हैं। और जब कभी कोर्ट को एविडेंस रिकॉर्ड करने होते किसी विटनेस के, तो पहले उससे ओथ ली जाती है कि जो भी आपको पता है आप उसे सच बताएंगे। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो आपके खिलाफ परजरी का केस चलेगा, जो सेक्शन 191 में हम पढ़ेंगे। परजरी मतलब गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो वो होता है सेक्शन 51 ओथ की डेफिनेशन। सेक्शन 52 गुड फेथ क्या होता है? तो एनीथिंग दैट विच इज डन विद ड्यू केयर और अटेंशन। ड्यू केयर और अटेंशन का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। अगर आपने ड्यू केयर को एक्सरसाइज किया है तो आप केयरलेस नहीं थे, और अगर आपने अटेंशन दी है, अगर आप अटेंशन दे रहे हैं किसी चीज़ को तो आप नेग्लिजेंट नहीं है। तो अगर आपने किसी चीज़ को ड्यू केयर और अटेंशन के साथ में किया है तो आपने गुड फेथ में की है। तो ये होता है गुड फेथ की डेफिनेशन। मूविंग ऑन, जो हमारी लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की होती है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है आश्रय देना। आश्रय देना मतलब बचाना। तो हार्बर के अंदर इंक्लूडेड है सप्लाइंग अ पर्सन विद फूड, शेल्टर, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, कन्वेयंस और असिस्टिंग एनी पर्सन टू इवेड एप्रीहेंशन। किसी भी व्यक्ति को
खाना, घर, छत, कपड़ा ये सब प्रोवाइड करना, उसे गाड़ी देना, आर्म्स एंड एम्यूनेशन देना और ऐसी उसकी मदद करना जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आ सके, बच सके, उसे हम हार्बर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमन का दोस्त होता है नमन, और नमन एक मर्डर करके भागा होता है, फरार होता है, पुलिस की पकड़ में नहीं आता है, और जयपुर में उसने मर्डर किया होता है, दिल्ली में रहता है अमन। तो अमन के पास जाता है नमन, और नमन उसको अमन को बताता है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा काम कर दिया है और मुझे पुलिस से बचने के लिए छुपने की जगह चाहिए, तो उसे कहते हैं हम। तो नमन अगर अमन को छुपने की जगह प्रोवाइड कर देता है तो उसे हम हार्बर कहते हैं। और हार्बर की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि असिस्टिंग एनी पर्सन टू इवेड एप्रीहेंशन, उसे एप्रीहेंशन से बचाने में अगर मैं मदद करता हूँ तो मैं उसे हार्बर कर रहा हूँ। एक्सेप्ट हार्बर गिवन बाय वाइफ और हस्बैंड, तो अगर कोई हार्बर, अगर कोई आश्रय किसी वाइफ या हस्बैंड ने दिया है अपने पार्टनर को, तो उसे हम हार्बर की डेफिनेशन के अंदर नहीं गिनेंगे। रीज़न क्या है कि ये बहुत ही रीजनेबल होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी एक्ट हस्बैंड या वाइफ के द्वारा की जाएगी। ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट। सेक्शन 6 से 52A तक हमने सभी प्रोविजंस को कवर किया है। अब इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या होते हैं, तो उनकी लिस्ट ही होती है। सेक्शन 19 के अंदर हमने पढ़ा था कि जज कौन होता है, तो एनी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज अ जज, या फिर जो भी एक कंक्लूसिव जजमेंट दे सकता है, डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, वो होता है जज। 20 के अंदर हमने पढ़ा कि जज जब जुडिशियली एक्ट करता है तो उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। 21 में पब्लिक सर्वेंट्स के 11 पॉइंटर्स हमने पढ़े। स्पेसिफिकली ये चीज़ थी कि कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट से सैलरी लेता है और पब्लिक ड्यूटी करता है तो उसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। 22 के अंदर हमने पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड एनीथिंग विच इज अटैच्ड परमानेंटली फिक्स टू लैंड या फिर परमानेंटली फास्टन टू दैट विच इज फिक्स टू लैंड, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज मूवेबल प्रॉपर्टी। 23 के अंदर हमने देखा कि गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को गेन करना टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, तो वो होता है हमको गेनिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन वहाँ मिलती है। 24 के अंदर हमने देखा डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो, डिसऑनेस्टली कहते हैं। फ्रॉडुलेंटली कोई भी एक्ट ऐसा 25 में दिया गया है फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन, तो ऐसी कोई भी एक्ट दैट विच इज डन विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिसीट कॉज करना और उसके चलते कोई हानि पहुंचना, हार्म पहुंचना, इंजरी पहुंचना, उसे हम फ्रॉडुलेंट के अंदर गिनते हैं। 34 में कॉमन इंटेंशन की हमने बात करी। कॉमन इंटेंशन क्या होता है कि वेयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन देन ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिश्ड एज इफ ही हिमसेल्फ हैड डन द एक्ट। ये होता है सेक्शन 34। इसके साथ में हमने सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ा और डिफरेंशिएट किया दोनों के बीच में। केसेस थे महबूब शाह वर्सेस एम्परर और बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, दोनों को हमने देखा। 39 के अंदर हमने देखा वॉलंटरी का मतलब क्या होता है। वॉलंटरी का मतलब कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट करना विद इंटेंशन और ये प्रिज्यूम किया जाता है आपके पार्ट पे कि आपको अपने एक्ट का कॉन्सिक्वेंस पता होगा। 40 के अंदर हमने देखा ऑफेंस क्या होता है, तो एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पिनल कोड इज एन ऑफेंस। 2N CRPC के साथ आप उसे पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि कोई भी एक्ट जो किसी लॉ के अंदर दिया गया उसे वायलेट करता है तो वो ऑफेंस कहलाता है। वाइडर डेफिनेशन है, उसे हम कंसीडर करते हैं। 43 के अंदर हम पढ़ते हैं कि इलीगल क्या होता है, तो एक ऑफेंस इलीगल होता है, एनीथिंग दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इलीगल। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है इलीगल के अंदर, वो होता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन क्या हो सकता है, जब आप कोई सिविल ड्यूटी को ब्रीच करते हो और इंजरी कॉज करते हो तो वो ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन होता है, सिविल राइट को ब्रीच करना। सेक्शन 44 हमने आखिरी में देखा, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इंजरी क्या होती है। तो इंजरी क्या हो सकती है, इंजरी एनी हार्म इलीगली कॉज टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी फिजिकल, माइंड दैट इज आपको कोई भी एगोनी पहुंची, ट्रॉमा पहुंचा, वो हो गया। रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन जो भी आपकी है पब्लिक के अंदर, ओपिनियन जो आपकी है उसको कोई हानि पहुंचती है तो, और आपकी प्रॉपर्टी को, तो ये होती है आपकी इंजरी की डेफिनेशन। उसके बाद में कोई अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है तो आपसे प्रोविजन के बेसिस पे पूछा जा सकता है कि भाई हमें बताओ कि आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी किधर मिलती है, काउंटरफीट की डेफिनेशन कौन से प्रोविजन में दे रखी है, डॉक्यूमेंट कौन से प्रोविजन में, रीजन टू बिलीव ये आपको डेफिनेशन कौन से प्रोविजन में मिलती है। तो आपसे प्री के अंदर रैंडम चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती है कि कौन से प्रोविजन में क्या डेफिनेशन दे रखी है, और मेरी ओपिनियन में आपको सभी प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है वो नॉलेज होनी चाहिए। सिंस हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम सभी लॉस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और सभी प्रोविजंस को जहाँ तक हो सकता है हम उन्हें समझने की कोशिश करें, और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन्हें स्पेशली हम याद रख सकें और समझ सकें। तो आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन्हें याद करना ज़रूरी है, और बाकी सब बेसिकली आपको जो भी हम लॉस पढ़ेंगे उनका इंडेक्स जो होता है किस सेक्शन में क्या दे रखा है वो तो आपको आना ही चाहिए, तो आप वो बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल एक्सप्लेनेशंस का क्लॉज। इस चैप्टर के बाद में हम जाएंगे पनिशमेंट्स के ऊपर, जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा आईपीसी के ऊपर। पनिशमेंट्स के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 53 से 75 तक और वेरियस पनिशमेंट्स आईपीसी के अंदर क्या होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर,
और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो भी थे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इनको आप नोट कर लेना, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ये आपको प्री और मेंस में बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं और मेंस के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू।